वेलकम बैक टू रॉयल सिविल इंजीनियरिंग रैपिड रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन ये वाला देख लिया था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट वाला क्वेश्चन था जो कि हम देख चुके हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है अपने पास कि वन स्क्वायर फुटिंग एंड वन सर्कुलर फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन अ प्योर क्ले। कहाँ पर प्योर क्ले में कंस्ट्रक्टेड की गई है। एक स्क्वायर फुटिंग है और एक सर्कुलर फुटिंग है। ठीक है, द साइज ऑफ द स्क्वायर फुटिंग इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग। आगे बता रखा है कि जो स्क्वायर फुटिंग का जो साइज है वो सेम है किससे, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग की डायमीटर से। स्क्वायर फुटिंग का जो साइज है वो सर्कुलर फुटिंग की डायमीटर के इक्वल है, सेम है। द रेशियो ऑफ द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर एंड कॉलम फुटिंग। आपसे बाद में पूछ रहे हैं कि आप रेशियो बता दो किसका, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का। किस में, दोनों में, स्क्वायर वाले में और सर्कुलर वाले में, सर्कुलर फुटिंग में। तो आप क्या करेंगे, पहले हमको दे रखा है, हमको कंडीशंस पता होना चाहिए कि प्योर क्ले के लिए क्या रहता है। फॉर प्योर क्ले में एन सी, देखिए ये फॉर्मूले में यूज़ होते हैं। तीन वैल्यूज़ रहती हैं, एन सी, एन क्यू और एन गामा। तो प्योर क्ले, जहाँ पर भी आपको प्योर क्ले देखने को मिलेगी वहाँ पर एन सी होगा 5.7, एन क्यू होगा 1 और एन गामा होगा 0। फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए ये फार्मूला होता है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। स्क्वायर फुटिंग में ये वाला फार्मूला होता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको भी याद करना पड़ेगा। क्यू यू इक्वल टू 1.3 सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस, मतलब क्यू यू इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब पहले आप वैल्यू रख दीजिए सारी। कैसे वैल्यू रखें, पहले आप रख दो जैसे मैंने बोला क्यू यू लिखने के बाद, एक मिनट थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, स्पेस की कमी है। चलो मैं जैसे बताऊँ आपको, आपको कुछ नहीं करना। चलो मैं यहीं पर ही फॉर्मूले में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले ना आपको वैल्यू रखते जाना है। ठीक है, ये हटाओ। ठीक, वैल्यू कैसे रखेंगे आप सबसे पहले आप वैल्यू रख दीजिए सारी। जैसे क्यू यू लिखें, क्यू यू लिखने के बाद, वेट अ मिनट, ठीक, ठीक है, क्यू यू लिखते हैं आप पहले। क्यू यू लिखने के बाद आप क्या करें, आप वैल्यूज़ मतलब जो फैक्टर ऊपर दिए हुए हैं, जैसे एन सी है, आप लिखें एक बार एन सी, फिर एन क्यू, फिर एन गामा। तो इतनी झंझट आपको ख़त्म हो जाएगा। आपने लिख दिया एन सी, एन क्यू और एन गामा, बस इतना लिख दें और प्लस 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 लगा दें। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में आप वैल्यू लिखना शुरू करें। मतलब आप देखते जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, पहले लिखेंगे 1.3, फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, फिर लिखेंगे 0.4 और गामा सबके साथ में है। मतलब पहले वाले को छोड़ दो तो इन दोनों के साथ में क्या है, गामा है। गामा डी एफ, एक बार आ रहा है डी एफ, एक बार आ रहा है गामा बी, एक बार आ रहा है गामा बी, मतलब एक बार विड्थ बता रहा है, एक बार डेप्थ बता रहा है डी एफ। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहले आपने फैक्ट मतलब वैल्यूज़ लिख दी, एन सी, एन क्यू और एन गामा। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट वाले में रहता 1.3 सी एन सी, सेकेंड वाले में गामा डी एफ बी एन क्यू, थर्ड वाले में प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है, तो दो तीन बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये स्क्वायर फुटिंग के लिए होता है ये। और इसके बाद में आपको बस वैल्यू पुट करनी है सारी। और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, ये हमको पता है, क्यू एन यू। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी रहती है, क्यू यू प्लस गामा डी एफ। ठीक है, तो उसके बाद क्यू एन यू कितना हो जाएगा, 7.41 सी हो जाएगा। देखिए पहले आपने निकाला क्यू यू की वैल्यू आ गई। अब इस क्यू यू वैल्यू को हम इसके बाद हम निकालेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो उसमें आप क्या करेंगे, नेट अल्टीमेट होता कितना है, जो क्यू यू की वैल्यू आई है ये, उसमें से माइनस करते हैं गामा डी एफ। तो आपको जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को पुट करिए, ये क्यू क्यू मतलब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ये निकल के आएगी। अच्छा, सिमिलरली फॉर सर्कुलर फुटिंग, अब अपन ने से स्क्वायर फुटिंग के लिए ये याद किया ना, क्यू यू की क्या वैल्यू रहती है, 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ऐसी सर्कुलर में रहती है ये 1.3 सी एन सी। तो देखो दोनों में कॉमन बात क्या है। ठीक है, दोनों दोनों में कॉमन बातें देखो, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्क्वायर में 1.3 सी एन सी है, सर्कुलर में भी देखो आप 1.3 सी एन सी आ रहा है। स्क्वायर में देखो गामा डी एफ एन क्यू है, सर्कुलर में भी देखो गामा डी एफ एन क्यू है। बस स्क्वायर और सर्कुलर में डिफरेंस आता है थर्ड वाले टर्म में। ये देखिए, मैं यहाँ आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ देखो स्क्वायर में 0.4 गामा बी एन एन गामा रहता है और सर्कुलर में हो जाता है 0.3 गामा
डी एन गामा हो जाता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो वहाँ तो साइड रहती है ना, इसलिए बी रहेगा, विड्थ रहेगी, डेप्थ रहेगी। और सर्कुलर में क्या है, आपकी डायमीटर रहती है तो डी ही रहेगा हमेशा। यहाँ भी डी रहेगा, यहाँ भी डी रहेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है देखो, इसके बाद में बस तो ये हो गया सर्कुलर का फॉर्मूला। बस हमने फिर वैल्यू पुट करी और ये निकल के आया। फिर जैसे हमने उस ऊपर क्यू निकाला था क्यू यू, ऐसे ही हम सर्कुलर में क्यू यू निकालेंगे, क्यू यू ये निकल के आई है। फिर उसके बाद हम बताएंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी, क्यू एन यू इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ। फिर अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा 7.41 सी। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि आप इतना सब कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। कभी कभार होता क्या है, आपको चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं। इस पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्योर क्ले में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं दिया आपने, आपको प्योर क्ले ध्यान देना था। वेट कीजिए, वो फिर पूरा ही रफ हो गया। अरे, मैं थोड़ा ये वापस हाईलाइट करना चाह रहा था। ठीक है, ये जो प्योर क्ले के बारे में बात की हुई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। नीचे देखो, पहले तो आप नीचे देखो इसमें, ये हमने क्या लिखा है। इसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद आपको ये सीधे लर्न कर लेना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन लिख के आए और आपसे पूछे कि स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग का क्या है, मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है प्योर क्ले में, और आपसे पूछे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बताओ स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग की, ये सब आप ठीक है नॉलेज के लिए याद रख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आपने देखा प्योर क्ले वाले केस में, तो दोनों का रेशियो आपको याद होना चाहिए 1 होता है। बस ये चीज़ आप लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वो तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरा बता दिया, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है कि सर्कुलर फुटिंग में क्या रहता है फॉर्मूला और स्क्वायर फुटिंग में क्या रहता है। ये तो आप याद कर ही लेना, ये वाला और ये वाला फार्मूला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों का रेशो 1 निकल के आता है प्योर क्ले कंडीशन में। चलो आगे देखते हैं, आगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है अपन ऊपर न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं पार्ट नंबर 3 में। और कैसे दी जाती है, वही आई डी इक्वल टू, मतलब रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं आई डी से। आई डी इक्वल टू वॉट, आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ई मैक्स माइनस वॉट, ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, सॉरी ई मैक्स माइनस ई नेचुरल रहता है ना, ये नेचुरल रहता है मतलब जो नेचुरल कंटेंट है, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो नीचे रहता है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ऊपर ई मैक्स माइनस ई नेचुरल कंटेंट। तो ये क्या होता है अपना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल के लिए ऐसे रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, इसी को रिडिफाइन किया है अपन, या तो ऐसे लिख दो ई मैक्स, ई मैक्स और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये अपन गामा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे ई मैक्स लिखा ना, तो ई मैक्स का हो जाएगा ये 1/गामा मिनिमम। ई नेचुरल है तो मतलब हर चीज़ 1 में चली जाएगी गामा में, 1/गामा। ठीक है, अब नेचुरल है तो नेचुरल ही रहेगा ये भी। और उसके बाद में ई मैक्स, तो देखो फिर से ये कैसे गई, इधर गई 1/गामा मिनिमम ई मैक्स। ऐसे ई मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/गामा मैक्सिमम और मल्टीप्लाइड बाय 100। कभी कभार गामा के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बताया आपको पूरा। ठीक है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऊपर इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो उसको भी आप लर्न कर लेना। और आगे रिडिफाइन करके बताया। अब ये तो तरीके हैं और तरीके से, जैसे गामा मिनिमम है तो 1/रो मिनिमम भी हो जाएगा, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ऊपर की दो इंपॉर्टेंट है। और ये आगे रिडिफाइन करके ये बताया, देखो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी अब क्या है, हर कोई हर मतलब हर किसी ने ये तो याद कर लिया, एक ही वाला याद कर लिया रिलेटिव डेंसिटी का, ये भी याद कर लिया क्योंकि हमने इसको सिंपल कर लिया और रिडिफाइन करके। पर ये पूरा मैंने यहाँ पर मतलब एक तरह से छोटा सा डेरिवेशन किया, और डेरिवेशन करके ये वैल्यू निकल के आई है। एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आए थे, किसी एक एग्ज़ाम में आए थे एई वाले में, तो आपको ये याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला रहता है, मतलब रो के रेस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, रो मैक्स अपॉन रो मिनिमम, और फिर ब्रैकेट में रो माइनस रो मिनिमम अपॉन रो मैक्स माइनस रो मिनिमम इंटू 100, पूरे का मल्टीप्लाई हो रखा है 100 में। तो ये आप देख लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। वेट कीजिए, चलो चलो इसके आगे देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन आया अपने पास में, क्वेश्चन है श्रिंकेज लिमिट दे रखी है हमको। ऊपर आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बता रहा था आपको डब्ल्यू एस आ रहा था। शायद श्रिंकेज लिमिट यही रहती है, अपनी डब्ल्यू एस से डिनोट करते हैं। 20% दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कितना दे रखा है, 2.7। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट द श्रिंकेज लिमिट इज, आपसे क्या पूछ रहे हैं, पोरोसिटी। अच्छा, मैंने पार्ट 1 में या शायद पार्ट 2 में आपको बताया था कि वॉइड रेशो को हम ई से डिनोट करते हैं, और
पोरोसिटी को हम एन से करते हैं तो एन नहीं होता, वो नीटा होता है। एफिशिएंसी का जो साइन होता है ना, वही इसका साइन होता है, पर इधर उसका अलग यूज़ रहता है। इधर एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, पोरोसिटी से मतलब रहता है। ठीक है, तो एन नहीं होता, थोड़ा नीटा शेप में बनता है वो। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, पोरोसिटी पूछ रहे हैं आपसे, और बाकी सारी चीज़ें गिवन है। मैंने क्या बोला था, लैंग्वेज में मत फंसना क्वेश्चन की, आप बस चीज़ें देखना। जैसे यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत बड़ी आई थी, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को। श्रिंकेज लिमिट है, और क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.7। ठीक है, फिर आपसे बोल क्या रहे हैं, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट इज। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोरोसिटी पूछ रहे हैं सॉइल की, श्रिंकेज लिमिट पर कितनी रहेगी। तो नीटा पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, ये नीटा है। ठीक है, और आपको ये गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो आपको फॉर्मूला सहवाग वाला याद होना चाहिए, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए थी, हमने ई निकाल लिया। अब जैसे ही हमने ई निकाला तो एक फार्मूला और आपको याद होना चाहिए, वो रहता है नीटा इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। मतलब ये हो गया पोरोसिटी, नीटा हो गया पोरोसिटी, तो नीटा इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। अब उसके बाद हम रख लेंगे ये फार्मूला। अब यहाँ पर ये फार्मूला आया ही है, तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कभी वॉइड रेशो का फार्मूला आ जाए पोरोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो ई इक्वल टू एन अपॉन 1 + एन रहता है, 1/(1) रहता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है आपके लिए कि वॉइड रेशो का कभी आपसे पूछ ले तो क्या रहता है। अब मैंने फिर एन बोल दिया क्योंकि वो एन ही लगता है, नीटा नहीं बोल पाते बार बार। तो पोरोसिटी को ये एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, लेकिन होता वो नीटा साइन में, इस तरीके के साइन में रहता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू एन अपॉन 1 - एन रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, ई वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, फॉर अ सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एंगल फाई। इंटरनल फ्रिक्शन किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर, पैसिव टू एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर, आपको इनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर कितना रहता है, 1 + sin φ/(1 - sin φ)। ठीक है, और ऐसे भी डिनोट करते हैं उसको, 10² 45 + 5/2। ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। और एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या रहता है, कोफिशिएंट के ए से डिनोट करते हैं, वहाँ के पी से डिनोट कर रहे थे पैसिव के लिए। ये के ए से कितना रहता है, 1 - sin φ/(1 + sin φ)। और ऐसे भी करते हैं 10² 45 - 5/2। ठीक है, तो याद ध्यान से देख लो, पहले तो इसको आप आराम से नोट कर लेना, 2-3 बार याद कर लेना। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है, रेशियो किस किस की पूछ रहा है आपसे, पैसिव अर्थ प्रेशर और एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर के बीच में आपसे ये रेशियो पूछ रहा है। तो बस दोनों की वैल्यू आप डिवाइड में रखिए, मतलब अपॉन करिए, और आपका रेशियो निकल के आएगा 9 आएगा। तो सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल नेचुरल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में होगा ये, पर मीटर क्यूब एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। तो देखिए जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो देखते जाइए। डेप्थ दे रखी है 5 मीटर की, पूछ के आ रहे हैं टोटल नेचुरल, ठीक है, न्यूट्रल सॉरी, टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेसेस, ठीक है, एट अ डेप्थ 5 मीटर, द सर्फेस ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉलिड डिपॉजिट विद अ सैचुरेटेड डेंसिटी। आपको डेंसिटी दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की, वुड बी, तो क्या होगा। पहले वही आप एक रफ डायग्राम बना के देखिए, गामा सैचुरेटेड दे रखा है और आपको डेप्थ दे रखी है। ठीक है, टोटल स्ट्रेस क्या रहता है, जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया था पार्ट नंबर 3 में, सिग्मा इक्वल टू गामा जेड रहता है। ठीक है, अब गामा जो आपको गिवन है, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड रहता है, सैचुरेटेड 20 है, जेड डेप्थ दे रखी है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका टोटल स्ट्रेस, खत्म, टोटल स्ट्रेस का काम फिनिश। नेक्स्ट आते हैं किस पे, नेक्स्ट है अपना नेचुरल। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे किसकी, नेचुरल स्ट्रेस की। तो अब अपनी बात क्लियर हो गई। मैं बोलता था ना आपसे कि यू की वैल्यू थोड़ा याद नहीं आ रही, अब याद आ गई। ये किसके लिए रहता है आपका, नेचुरल स्ट्रेस के लिए रहता है यू की वैल्यू। तो नेचुरल स्ट्रेस हम यू से डिनोट करते हैं, होता कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। ठीक है, नेचुरल, हाँ तो वो तो मैंने ऊपर ही बताया था। शायद पोर प्रेशर का मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइए पोर प्रेशर के लिए किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, शायद पोर ही रहता है, चलो वो छोड़ो। तो यू की वैल्यू हो गई। अभी आप नेचुरल स्ट्रेस से याद रखिए, यू इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अब नेचुरल स्ट्रेस बोल रखा है तो गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा वाटर का। ठीक है, और ये जेड तो डेप्थ आपको गिवन ही है, तो बस ये वैल्यू पुट करना, तो आपका न्यूट्रल स्ट्रेस भी आ गया।
हो सकता है यू को अपन न्यूट्रल स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, मुझे याद है किसी और टर्म से भी डिनोट करते हैं, इसलिए हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो यू का हो जाएगा। इसके बाद में अपन इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। वो कितना रहता है, टोटल में से न्यूट्रल वाला, टोटल में से यू पर न्यूट्रल निकल के आया, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। बस, तो पीएससी में आपसे तीनों वैल्यू पूछी थी, काफ़ी सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, लेकिन ये हर बार आता है, तो आप याद रखना है इसको, इन तीनों वैल्यू को। ये हो जाएगा इफेक्टिव, ये हो जाएगा न्यूट्रल, और ये हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंड सैंपल इज, नेचुरल वॉइड रेशियो, अब वॉइड मैंने बताया था आपको ई से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका ई, क्या है आपका यहाँ दे रखा है 0.6। इसके बाद बताया इट्स डेंसिटी इंडेक्स, इस बार दे रखा है आपको डेंसिटी इंडेक्स 0.60। ठीक है, इफ़ इट्स वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट इज 0.9। अब आपको याद होगा ऊपर मैंने किसी पार्ट में बताया था कि जब लूजेस्ट आएगा तो किसके बारे में बात करेंगे, ई मैक्स के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, ई मैक्स के बारे में। तो लूजेस्ट स्टेट बता दिया आपको, ठीक, लूजेस्ट स्टेट आपको गिवन है। देन वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट से मतलब क्या है, वेट कीजिए, डेंसेस्ट स्टेट से मतलब क्या हो जाएगा, आपसे ई मिनिमम आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आपको, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में सारी वैल्यू आपको गिवन है, बस अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी इंडेक्स का, आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। अब डेंसिटी इंडेक्स आपको गिवन है, आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं ई मिनिमम की वैल्यू आपको निकालना है, ई आपको गिवन है, ई मैक्स गिवन है, आप करना क्या है, बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। के ऑफ सैंड, के ऑफ सैंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, मतलब के ऑफ सैंड आपको निकालना है। ठीक है, परमिएबिलिटी नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के, तो वो आपको निकालना है। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है सैंड में, मतलब कोई चीज़ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं पूरे क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर ही वही किया। आईसी दे रखा है आपको, क्रिटिकल आईसी, आईसी क्या रहता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आईसी दे रखा है 10, और क्यू दे रखा है आपको, ये आपको शायद सरचार्ज दे रखा है। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 10 cc पर सेकेंड का दे रखा है। आपको करना क्या है, आपको बताना है, इसमें आपको के की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ कांस्टेंट हेड टेस्ट लगाएंगे आप। कांस्टेंट हेड टेस्ट क्या रहता है, के इक्वल टू क्यू एल अपॉन एच एल इंटू ए इंटू टी। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब ये कितना होता है, ये हो जाता है क्यू। अब देखो आपको पता होना चाहिए एच एल बाय एल कितना होता है, आई हो जाता है। तो देखिए ये एच एल बाय आई, ये एल ऊपर है ना, ये अगर अपॉन में होता है एल के तो आई हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ वरना हौच पौच हो जाएगी। देखो आप समझ गए होंगे, तो ये इसको आगे रिडिफाइन करके ऐसे लिख दिया। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, के इक्वल टू क्यू अपॉन आई इंटू ए इंटू टी। अब देखते जाइए टी क्या है, टी यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। ठीक है, आगे देखते जाइए, इसी को फॉर्मूले को उन्होंने और रिडिफाइन किया है। अब क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा। क्यू वैसे डिस्चार्ज होता है ना, और स्मॉल क्यू जाता है अपॉन में टी लगते ही, और आई इंटू ए, तो उसको और उन्होंने रिडिफाइन किया, तो के की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन आई ए। ठीक है, और बस इसके बाद में बस आपको वैल्यू पुट करनी है, क्यू आपको गिवन है, ठीक है, क्यू आपको गिवन है, आई गिवन है, ए गिवन है, बस आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि सेंड की आपकी के की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। तो आप इसको देख लेना एक बार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस द D10 D30 एंड D60 वैल्यू ऑफ ए ऑफ अ गिवन सॉइल आर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसमें एक ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस किया है। ठीक है, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग D10 D30 और D60 की वैल्यू क्या क्या निकल के आई है, ये निकल के आई 0.23 0.33 0.41 mm रेस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहे हैं एज पर BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग द सॉइल क्लासिफिकेशन विल बी, किस तरह की सॉइल है, ये सब देखने के बाद आपको बताना पड़ेगा। पहले आपको जो भी चीज़ें गिवन है आप वो लिख लेंगे, D10 गिवन है, D30 गिवन है, D60 गिवन है। ठीक, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे आप। अब आ रहे हैं फॉर्मूले, आपको याद होना चाहिए CU इक्वल टू कितना रहता है, D60/D10 रहता है। बिल्कुल आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा, कैसे भी याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है। CU इक्वल टू होता कितना है पर D60/D10। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं अपने पास, बस आप वैल्यू पुट करना, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकल के आया 1.78। फिर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का भी आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सी सी होता कितना है, d² 30 अपॉन d60 इंटू d10। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर छोटी वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, नीचे दो मतलब एक बड़ी वैल्यू और एक सबसे छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ भी ट्रिक बना के करिए, पर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू निकाल ली, तो सी यू आपका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना निकल के आया, ये आया आपका 0.95। अब बताया जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कि फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, एंड सी यू की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, एंड सी सी की वैल्यू, ठीक है, ये सी सी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1 से 3 के बीच में सी सी की वैल्यू होना चाहिए और सी यू की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। किसके लिए, अगर आपको वेल ग्रेडेड सैंड चाहिए तो ऐसा हो रहा है क्या, तो आप देख लो, सी सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0.95, और हमसे बोला क्या जा रहा है, ये सी सी होगा, है ना, ये सी सी होगा। हमसे बोला क्या जा रहा है, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो कम आ रही है। ऊपर देखते हैं, सी यू की वैल्यू कितनी आ रही थी, सी यू की वैल्यू आ रही थी 1.78, और हमसे बोला गया था सी यू हमेशा मतलब 6 से ज़्यादा रहेगा, तब क्या होगा, अगर वैल्यू उसकी 6 से ज़्यादा रहेगी तब वेल ग्रेडेड सैंड होगी। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, सॉइल डज नॉट फुलफिल द अबव क्राइटेरिया। हमने जो क्राइटेरिया माना है ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू की वैल्यू क्या रहेगी, वेट अ मिनट, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू की वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी कितनी, ग्रेटर देन 6 रहेगी। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये, और सी सी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाई अपनी सॉइल, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस गिवन सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। नहीं फॉलो कर पा रही तो क्या रहेगी, ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। और पुअरली ग्रेडेड को डिनोट किससे करते हैं, एस पी से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिनोटेशन भी याद करना पड़ेंगे। तो अपन बस आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन यहाँ से, मतलब ये पेज नंबर रहेगा अपना 34। ठीक है, 34 से अपन लेंगे, जाना 72 पेज तक। कोशिश करेंगे अगली या आने वाली एक दो वीडियो में पूरा सॉइल अपन कंप्लीट कर लें, जो कि एई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।